मम्मी पापा को बोल दिया था कि मेरे से उम्मीद मत रखना। अब मैं 500 के बाहर हो चुका हूँ। तो ऐसे पीरियड थे टाइम के, मैं एक एक महीना नहीं पढ़ा, गाड़ी में ही कपड़े बदलता था। तो सक्षम, जब आपका एडवांस का एग्ज़ाम था तो एक रात पहले आपने मुझे बोला कि ये तो मैं कैमरा पे नहीं बता सकता। जब भी जेई का रिजल्ट आता है, हम सबकी नज़र कुछ नंबर्स पर होती है, किसी की रैंक, किसी की परसेंटाइल, किसी का ड्रीम कॉलेज। लेकिन उन बच्चों की क्या हैबिट्स होती हैं, क्या उन बच्चों की स्टोरी होती है, और कैसे वो सेल्फ डाउट और फेलियर से डील करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सक्षम बिश्नोई। हेलो सक्षम। हाय सर। सक्षम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आपने 2 साल की इतनी मेहनत के बाद अपना रिजल्ट फर्स्ट टाइम देखा तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए? मैं शॉक तो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेडिक्शन और इन सब की वजह से थोड़ा एस्टिमेट लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये अच्छी बात थी कि क्योंकि रात को रिज़ल्ट आया था इस बार, तो सिर्फ मैं ही जगा हुआ था पूरे टाइम। तो थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था कि मैंने देखा, थोड़ी देर एब्जॉर्ब किया इन सोलेस, है ना, फिर बाकियों को बताया। इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी रिलैक्सिंग लग रहा है? मेरे को तो काफ़ी बोरिंग लग रहा है, बोरिंग? क्योंकि पूरे दिन में एक टाइम होता था कि जहाँ पे मेरे को लगता था कि हाँ, मतलब जब मैं पढ़ने बैठता था कि मेरा कोई एक्चुअल कोई पर्पस है, कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, है ना। घर में कोई कह रहा है कि अभी ये नहीं कर पा रहा, तो ये मतलब सिंपल घर के टास्क, बट जब पढ़ने बैठता था ये तो लगता था कि ये तो कर पा रहा हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम कोई बहुत बड़ी चीज़ के पीछे होते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो एक हमें वॉइड फील होता है ना, कि आपको लगता है कि जो आप इतने टाइम से इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना पैशनेटली कर रहे थे, एकदम से आपने देखा कि अब वो नहीं है ना, या फिर अब वो है लेकिन वो करने का मोटिवेशन वैसा नहीं है पहले जैसा। जैसे काफ़ी मैथमेटिशियंस कोई थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जब वो उसको बहुत साल के बाद प्रूव भी करते हैं, उनको लगता है कि अब वो उनका पर्पस ख़त्म हो गया, वही वॉइड फील होता है उनको, है ना। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है, लेकिन एक सेंस ऑफ लॉस भी होता है हल्का सा। आई थिंक इसका तो यही है कि जो फिनिश लाइन है आपकी, मैं उसे पुश करते रहो। जैसे अभी तक जेई था, बट अब भी मेरे पे इतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब मेरे को कॉलेज जाना है, और कॉलेज में भी मेरे को एवरेज नहीं रहना ना, क्योंकि कुछ होते हैं कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, अब मैं कॉलेज में भी जाके रिलैक्स करूँगा। तो सक्षम, आपकी जो ये जर्नी रही 2 साल की, इसमें सबसे टफ फेज कौन सा रहा? आई थिंक टफेस्ट फेज तो सिलेबस ओवर का था, क्योंकि मेरे लिए सिलेबस हो गया था 1 साल पहले ख़त्म, और अब फिगर आउट करना था कि 1 साल क्या करना है। हाँ, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ आप मुझसे मिले थे एक बार। हाँ, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। रिवीजन था, बट रिवीजन में ये भी है, रिवीजन से बर्नआउट काफ़ी जल्दी हो जाता है कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब कितनी बार पढ़ूँ मैं सेम चीज़। तो ऐसे पीरियड थे टाइम के, मैं एक एक महीना नहीं पढ़ा जेन्युइनली। तो फिर आप 1 महीने क्या करते थे? जॉब कर रहा हूँ आज के। बट ये था कि उससे बर्नआउट कभी फील नहीं हुआ ना मेरे को। हाँ, मैंने सिलेबस जल्दी कर लिया था, तो मैं 1 महीने काफ़ी लाइट पढ़ा, मतलब कुछ अगर रिवीजन मॉड्यूल्स मिलते तो उन्हें सॉल्व कर लिया। बट वापस 1 महीने बाद जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो फिर वापस लग जाता था काम पे। तो आपको कभी लगता है कि अगर आप वो 1 महीना और पढ़े होते तो क्या उससे रिजल्ट कुछ अलग आता या फिर सेम ही रहता? आ सकता था बेटर इससे, अगर मैं उसे 1 महीने भी पढ़ लेता। आपको इस जेई प्रिपरेशन में कभी ऐसा लगा कि जैसा आप सोच रहे थे चीज़ें वैसे नहीं जा रही हैं, या आपको कभी लगा कि आपका थोड़ा सा ही सही डाउनफॉल आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आप पिछले टेस्ट दे रहे थे उनसे? मतलब इसका जेन्युइनली मैं तो ऐसा कभी भी होता था तो वो एक टेस्ट सोचता था जिसमें मैंने बेस्ट किया था, और मैं सोचता था अगर मैं उस वाले में कर दिया था तो ऐसा तो नहीं है मैं एज अ पर्सन चेंज हो गया हूँ, है ना, तो वो तो मैं वापस कर ही सकता हूँ जब मैं चाहूँ। एक टाइम आया था जब आपको लगा कि मैथमेटिक्स में आपका जो परफॉर्मेंस है, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो एग्जैक्टली उसके क्या रीजंस थे? मतलब मेंस, जैसे मैंने बताया, मेरा सिलेबस जल्दी हो गया था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की काफ़ी प्रिपरेशन करी, या फिर फिज़िक्स में बैकलॉग थे तो वो क्लियर करे। बट मैथ्स जो मेरी हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद मैंने उसे ब्रश अप करने के लिए काफ़ी टाइम से कुछ ही नहीं किया था, है ना। तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी कि ये तो बहुत पहले पढ़ा था, कैसे था, भूल गया सब। तो उसके लिए फिर मैंने आपको अप्रोच किया।
आपके अकॉर्डिंग टॉपर्स के क्या चैलेंजेस होते हैं? आई थिंक ये मेरे को तो पर्सनली फेस नहीं हुआ, बट काफ़ियों को फेस होता है एलियनेशन वाली चीज़, कि नॉर्मल बच्चों से एलियनेट हो जाते हैं वो, और वो काफ़ी चीज़ों में पर्सपेक्टिव अपना लूज़ कर देते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने में हो और अगर पेयर भी आपका टॉपर्स वाला है तो वो यूजुअली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता आपस में, आउट ऑफ जेलेसी भी कह सकते हैं या फियर कह सकते हैं। तो फिर आप वो और लोग क्या सोचते होंगे वो वाला पर्सपेक्टिव आप खो देते हो एक ही क्वेश्चन को लेके। तो नोट्स कैसे बनाते हैं? मैं तो ऐसे नोट्स बनाता था कि घर जाके अगर मैं उस टॉपिक पे कभी मेरे को लगे कि यूट्यूब वीडियो देखनी भी है कुछ एडवांस की, तो उस ब्लैंक स्पेस में मैं लिख सकूं, है ना। क्योंकि एडवांस के एक हफ्ते पहले, एक महीना पहले तो मैंने वापस वो पढ़े ना। हाँ। तो अगर वो वहाँ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती तो क्या करता। तो आप जब नोट्स बना रहे हैं तो इतना सारा, जैसे इतना वास्ट सिलेबस है जेई का, तो वो कैसे रिवीजन करना है फिर उस नोट से? आई थिंक क्वेश्चंस जो अच्छे हैं उनके पास स्टार कर सकते हैं। मतलब एक तरीका है कि अच्छे क्वेश्चंस अलग कॉपी में लिख लो या शॉर्ट नोट्स बना लो। मेरे हिसाब से वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, स्पेशली जिसने 2 साल में करना है ना। घर आओगे आप होमवर्क करोगे या शॉर्ट नोट्स बनाओगे। उससे बेटर है जब आप क्लास कर ही रहे हो उसी टाइम जो अच्छे सवाल लगे वहीं पर ही दूसरे कलर से उनको बॉक्स में डाल लो या कुछ कर लो। क्योंकि जब आप कॉपी फ्लिप करोगे तो वो तो दिख जाएंगे ना ऑरेंज वाले अलग से। तो जैसे आपने बोला कि क्वेश्चंस को स्टार मार्क करें, तो क्वेश्चंस तो आप बहुत सारी जगह पे करोगे, कुछ बुक्स भी होंगी, असाइनमेंट्स भी होंगे, टेस्ट पेपर होंगे, नोट्स होंगे क्लास के, तो वो सारी चीज़ें एक जगह पर कैसे आएंगी? मैं तो पर्सनली अपने आईपैड पर रख लेता था सब, है ना, सबकी फ़ोटोज़ खींच के, या बुक करा तो स्क्रीनशॉट खींच के। तो वो तो एक जगह ऑर्गेनाइज थे वैसे। बट क्लास वाला बता रहा हूँ मैं कि क्लास में तो स्टार मार्क हो सकते हैं सारे सवाल। जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे पता लगाते हो कि डिफ़िकल्ट है, ईजी है या मीडियम है? आई थिंक मैं इस स्केल पे तो नहीं देखता। मैं तो बस ये देखता हूँ कि मेरे से हो रहा है या नहीं। अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 सेकंड वाला डिसीजन लेता हूँ कि अगर नहीं हो रहा मेरे से तो किसी से नहीं हो रहा होगा, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर हो रहा है तो हो गया। तो 10 सेकंड्स में कैसे पता चलता है? आई थिंक कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं कि जिन्हें पता, ये तो मैंने नहीं पढ़े ढंग से, है ना। जैसे कैपेसिटर का एडवांस में प्रॉब्लम आई थी, मैंने उसका डायग्राम देखा और मैंने पढ़ा थोड़ा कीवर्ड्स और मैं समझ गया कि ये छोड़ने वाला है, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। अच्छा, तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन करना है एग्जांपल, हाँ, तो वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है आपको लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये छोड़ना है या मैं यूजुअली स्ट्राइक वाली चीज़ें तो स्किप ही करता हूँ। एडवांस में जितनी भी स्ट्राइक या कुछ ऐसी चीज़ थी कि हाँ इसमें कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, तो वो तो चांस बेस्ड चीज़ हो गई ना, आप उसे छोड़ सकते हो। मैंने 80 लाया हूँ मैं 120 में से मैथ्स में, तो बाकी 40 चांस वाली छोड़ी है मैंने। तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो आपने स्टार्टिंग में फेस किए और जो बहुत कॉमन भी हैं बच्चों के साथ? काफ़ी लोग देखे हैं मैंने कि 11th स्टार्ट होते बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और उन्हें कभी टच भी नहीं करते। तो इसलिए मैंने वो रश नहीं किया डिसीजन। पीयर से पूछने की जगह जो आपको एक्चुअली पढ़ा रहे हैं उनसे बुक्स के बारे में पूछना चाहिए। तो सक्षम, पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? पेरेंट्स का रोल यूजुअली काफ़ियों के लिए तो ऐसा रहता है कि पीसीएम दिलवाना, फोर्स करना। मेरे केस में तो मेरा तो इंटरेस्ट था। लाइक मेरे को याद है कि मेरी जब क्लासेस होती थी 10th में एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में, तो वो 4 बजे ही ख़त्म होती थी और मेरी कोचिंग 4 बजे स्टार्ट होती थी। तो मैं स्कूल में 3:50 जल्दी निकल जाता था स्कूल की क्लास को छोड़ के कि मेरे पेरेंट्स आगे मेरे को जल्दी निकलना है। एंड फिर मैं 10 मिनट में फटाफट कोचिंग पहुंचता था। तो मैं 4 से 4 वाली क्लास ही करता था और फिर गाड़ी में ही कपड़े बदलता था। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं, मे बी इनडायरेक्टली, ज़रूरी नहीं डायरेक्टली। तो क्या कभी आपने ऐसा फेस किया? एक दिन क्या हुआ था कि मेरे से एडवांस में काफ़ी कम आए थे, आई थिंक 180 आए थे कंबाइंड, है ना। तो उस दिन तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो उस दिन तो मैंने जाके स्ट्रेट अप मम्मी पापा को बोल दिया था
कि मेरे से उम्मीद मत रखना अंडर 100 की, ठीक है, मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दूंगा, बट आप मेरे से फालतू उम्मीद मत रखना। आई थिंक जो नॉर्मल भी बच्चे हैं, आई थिंक इतना तो कर सकते हो कि अगर किसी को भी फॉल्स उम्मीद है तो उसको ये कर दो। अगर आपको बर्डन फील हो रहा है, जैसे किसी को नहीं हो रहा तो ये सब करके ड्रामे मत करना, बट अगर किसी को बर्डन फील हो रहा है तो जाके कन्फ्रंट कर दो, बोल दो कि जितना मेरी में है मैं उतना कर रहा हूँ, है ना। आई थिंक कंपैरिजन वाइज तो काफ़ी रोल है, उससे एस्टिमेट लग जाते हैं कि मैं लाख बिहाइंड कर रहा हूँ या पेपर ही हार्ड था। उसकी जगह उसके साथ साथ वही कि मेरा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है या नहीं, क्योंकि बाकियों का तो सही चल रहा है सिलेबस। क्या ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स गलत डायरेक्शन में गए और हम भी चले गए उनके साथ? कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कि मेरा दोस्त उस ट्यूशन जा रहा है, मैं भी चले जाता हूँ, तो वो सब नहीं करना। आई थिंक मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टर तो वही होता है, क्योंकि सेम मेंटल कैपेसिटी वाले बच्चे अलग अलग जगह जाके अलग अलग रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या राइट है वो काफ़ी टाइम नहीं पता होता टीचर्स को, जो दिन में 100 से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड उन पे ध्यान नहीं दे रहे, कंपेयर टू अगर कोई ऐसा आपका मेंटोर है जो आपको राइट टाइम पे गाइडेंस दे सके एंड वो लाइक ये ना सोचे कि मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो सक्षम, जब आपका एडवांस का एग्ज़ाम था तो एक रात पहले आपने मुझे बोला कि कुछ पजल्स मैं आपको सेंड करूं, क्योंकि आपने ऐसा बताया कि एग्ज़ाम से पहले आप वार्म अप करना पसंद करते हो, मेंटल वार्म अप। मेंटल वार्म अप। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आई थिंक एक फटीग होता है पहला सवाल करने से पहले। मेरे यूजुअली जो मैं पहला पार्ट अटेम्प्ट करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, जो भी पहला अटेम्प्ट करूँगा तीनों में, उसमें कम रह जाएंगे, बाकी दोनों में अच्छे, क्योंकि पहले में स्पीड ही स्लो रहती है। पहला सवाल मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ, पहले 10 सवाल, उसके बाद वो स्पीड आई कि 3-3 2-2 मिनट में होने वाली। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वो पहले ही थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ तो क्या पता बेटर हो जाए। जो जेई है उसमें क्या एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, या आपको एक बहुत अच्छी रैंक अगर लानी है? आई थिंक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना। डिसीजन एज इन जैसे आपने कौन से डिसीजन हैं जो आपको लगता है कि राइट टाइम पर लिए? मतलब कोई तो बहुत बेसिक है, सही कोचिंग ज्वाइन करना, है ना, या फिर सही लोगों के साथ रहना। जेई की जर्नी में ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है मिथ है, जिसका कुछ खास रेलेवेंस नहीं है लेकिन वो बहुत कॉमनली सब आपके आसपास गाइड करते हैं या सब बताते हैं? कि मैंने अभी मेंस का पढ़ लिया, एडवांस का बाद में पढ़ूंगा। तो आपको लगता है ये अलग अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक साथ ही होता है? हाँ। तो फिर वो बाइफर्केशन आपको क्यों लगता है कि क्यों क्यों बोला जाता है ऐसा? आई थिंक लोगों को लगता है कि मैं अभी जो तैयार पढ़ रहा हूँ क्लास में एक बार जो पढ़ा है वो मेंस का पढ़ा है, एडवांस का वापस पढ़ूंगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों में तो आप दूसरी बार क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो? सवाल बेटर कर रहे हो तो आपने पहली बार क्यों नहीं करे हो? कोई ऐसा इंसिडेंट आपको 2 साल का याद आ रहा हो? हाँ, मतलब एक टाइम था कि जब मेरे को रियलाइज़ होता कि मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, कि मैं बहुत परेशान था कि मैं इतने टाइम अगर पढ़ लेता तो कितना अच्छा हो जाता, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ज़्यादा रेगुलरली नहीं पढ़ रहा था, है ना। ज़्यादा टाइम से जो शीट्स मिल रही थी वो पेंडिंग होती जा रही थी, बिल्डअप होती जा रही थी। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था और मेरे को लग रहा था कि अब टाइम भी बहुत कम है, इस इतने टाइम में तो अब हो ही नहीं सकता, अब मैं 500 के बाहर हो चुका हूँ, ऐसा मेरे को फीलिंग आने लग गई थी। बट उसके बाद वही मैंने कॉल किया, दोस्तों को कॉल किया, जो सीनियर्स हैं उन्हें कॉल किया, पूछा कि अब तो यही लग रहा है अब तो मुश्किल है। तो ये बोल रहे थे कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, सिर्फ 6 महीने क्या होते हैं, 6 महीने बहुत टाइम है। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस आया? जब तक आता था तब तक तो कोई ना कोई टेस्ट आ जाता था जिसमें पता चल जाता था क्या हो रहा है। तो सक्षम, आप क्या कुछ पेरेंट्स को एडवाइस देना चाहेंगे या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं
अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, लाइक 11th की अभी बिगनिंग हुई है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, तो आपको उससे थोड़ी और बात करनी चाहिए कि क्या है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सही कर रहा है, लाइक मार्क्स वाइज या कुछ भी, तो उससे हर टेस्ट के बाद नहीं पूछना चाहिए कि कितना है कितना है कितना है। अगर आपसे कोई 11th का बच्चा पूछे कि उनको क्या करना चाहिए, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? राइट मटेरियल सेट लो और सिर्फ उस पर ही ध्यान दो, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सब कर रहे थे, है ना, पाथ फाइंडर है वो ट्राई कर रहे थे, कोई हार्ड बुक्स हैं तो वो ट्राई कर रहे थे, बट उनका कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे आपने 11th के बच्चों को एडवाइस दिया, तो 12th के बच्चों को आप क्या एडवाइस देंगे, और क्या वो सेम है, या उनका क्योंकि 1 साल हो चुका है तो कुछ चीज़ें वो चेंज नहीं कर पाएंगे पास्ट की, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? आई थिंक एस लाइक मेरा एक दोस्त था, उसकी 11th ऑलमोस्ट वेस्ट गई थी, उसके बाद भी उसने आई थिंक 2700 रैंक लाया। तो वो उसने पूरे 12th में लाइक दिन में वो 100 PYQs करता था कंसिस्टेंटली रोज़, है ना, एक टाइम पे। तो वो आप कर सकते हो कि अगर आपने 11th पूरी वेस्ट भी चली गई, तो जो टॉपिक आप कर रहे हो क्लास में उन्हें ढंग से देखो, और घर आके जो 11th में मिस हो गया उसके वन शॉट देखने से बेटर है कि PYQs करो। PYQs में जो नहीं हो रहे सवाल उसके टॉपिक पढ़ लो, चाहे वो वीडियोस देख लो सिर्फ उस पार्ट की, उस टॉपिक की जो सवाल नहीं हुआ, और सवाल करो। तो उससे जो गैप्स आते रहेंगे, जैसे 100 सवाल के इनमें से 3 4 10 नहीं हुए, तो उन 10 में क्या हुआ, अगली बार 2 नहीं हुए, उन 2 में क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके वो फिल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो PYQs हैं वो इनफ है जेई मेन के लिए? हाँ, इनफ है। इनफ है। और जेई एडवांस के लिए? जेई एडवांस के लिए तो आई थिंक जेई एडवांस काफ़ी वो है कि आप किसी को गारंटी नहीं कर सकते कि आपकी इतनी रैंक आई जाएगी अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, क्योंकि काफ़ी वो IQ और क्रिएटिविटी बेस्ड पेपर है। एक बहुत कॉमन इश्यूज काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं कि जब वो घर पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक तो कैजुअली करते हैं, तो कोई टाइमर नहीं लगाते, या फिर कुछ उनको आइडिया नहीं होता कि कितना टाइम उनको लग रहा है पर क्वेश्चन। तो जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो एकदम से उनको दिखता है कि जो उनकी स्पीड है वो स्लो है। आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं कि आप पे 10-20 सवाल करना है, आप पहले 2 सवाल से ही वो होने लगते हो कि मेरे को 20 और सवाल करना है, मैं ऐसे जल्दी कर दूँ या फिर इसको छोड़ के अगला वाला कर लूँ, ऐसे काफ़ी थॉट्स आते हैं। घर जाके होता है कि मैंने 15 सवाल कर लिए थे, 5 सवाल में डाउट है, वो करता हूँ आराम से एक एक करके, तो फिर वो टिक ऑफ होते रहते हैं आराम से। तो इसलिए मेरे को लगता है वो मार्जिन रह जाता है कि आप एग्ज़ाम को ऐसे मत देखो कि आपको 20 सवाल जल्दी जल्दी करना है, आपको एक एक ही करना है, आपको आराम से उसी ऑर्डर में करना है। लाइक ऑर्डर ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हो और वापस आ सकते हो, बट ये मत सोचो कि अगला वाला आसान होगा तो ये वाला छोड़ दूंगा। उसकी जल्दी नहीं करनी चाहिए आई थिंक। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आई थिंक मेजरली तो मेरे को मैथ्स में लेके हुआ था, क्योंकि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक एक सवाल में 10-10 मिनट लग रहे थे। लाइक मैं टाइम्ड कर रहा था, उसके बाद भी 10 मिनट लग रहे थे, एंड मैं ट्राई कर रहा था कि क्यों हुआ, क्योंकि मैं इवेंचुअली टाइम करना स्टार्ट किया था तब 10 मिनट लग रहे थे, उससे पहले मैं ऐसी प्रैक्टिस करता था ट्रिगो। फिर तो ये जनवरी अटेम्प्ट का था, तो मैंने जब दिया एक्चुअल टेस्ट मैथ्स का, तो उसमें इसलिए टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरे को कि ये कैसे हो रहा है, तो फिर मेरे को छोड़ने पड़े काफ़ी जो थे ट्रिगो के प्रॉब्लम्स, PNC के प्रॉब्लम्स, तो ये हाँ। तो क्या आप इस इशू को कभी ओवरकम कर पाए? हाँ, उसके बाद क्योंकि ये अच्छी बात है 2 अटेम्प्ट हैं तो दूसरे में मेरे को रियलाइज़ हो गया कि हाँ टाइम लिमिट के साथ इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें याद नहीं है ना, बार बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ सेम चीज़, इसलिए दिक्कत हो रही है, तो याद कर लो उन्हें, तो फिर ठीक हो गया वो। तो ऐसी कौन सी हैबिट है जो छोटी हैबिट है लेकिन आप वो इग्नोर करते हो और उसका लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होता है? क्लास में ध्यान देने को काफ़ी इग्नोर कर देते लोग कि बाद में पढ़ लूँगा, या फिर बाद में तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल ही जाएंगे। कक्षा में एक कॉमन क्वेश्चन आता है सबका कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है? आई थिंक पेपर से 1 महीना पहले काफ़ी रेलेवेंट है,
बट बीच क्लासेस जब हो रही हैं या कुछ, तो उस टाइम काफ़ी इसका पॉइंट है नहीं. अगर आप देखो एवरेज स्टूडेंट अगर 4 घंटे क्लासेस करता है दिन में एंड घर आके जितना काम मिला उसे उसको करने में अगर उसे 3-4 घंटे लग रहे हैं, तो दैट्स इट आई थिंक, है ना. कि लाइक ड्यूरेशन बेटर पैरामीटर नहीं है जज करने का. उससे बेटर है कि वो एक्चुअल में उसमें कर क्या रहे हैं. कुछ लोग होते हैं जो दिन भर सिर्फ जेई के बारे में सोचते हैं, तो वो काफ़ी नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करता है. मेरा था कि मैंने टेस्ट दिया, कम आए, घर गया, खाना खाया, रिलैक्स किया, इतनी देर में सोच भी नहीं रहा उसके बारे में. फिर वापस पढ़ने बैठा, फिर सोचा कि उसमें कम आए थे, क्या हुआ अब देख लेता हूँ. तो वो जो बीच में मैंने ब्रेक लिया 3 घंटे का पढ़ाई से, तो उसमें मैं रिलैक्स हो गया. और जब वापस मैंने देखा उसे, तो मैं प्रॉपर्ली उसे एनालाइज कर रहा हूँ ना कि अच्छा ये गलती हुई, फिजिक्स में कम रह गए थे क्योंकि मैंने टॉपिक नहीं किया, अब कर लेता हूँ. तो ये बेटर है इसके कंपैरिजन में कि मैंने अभी टेस्ट दिया और अब मैं टेंशन में हूँ पूरे टाइम कि क्या हो गया. तो कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हो लेकिन आपको पता है कि वो इन जनरल उतनी अच्छी शायद नहीं है मोस्टली एस्पायरेंट्स के लिए? ये तो मैं कैमरा पे नहीं बता सकता. थैंक यू सक्षम. मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी कन्वर्सेशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को एक नया पर्सपेक्टिव देगी. ये था बियॉन्ड रैंक्स का पहला एपिसोड. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ और नए लेसन्स के साथ.